मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत की अरावली पहाड़ियां सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक हैं। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई हैं और इन पहाड़ियों का भू प्राकृतिक महत्व है और इनके संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की एक बहुत चर्चा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के पर्यावरणीय महत्व को दोहराया है और इसके अनियंत्रित खनन को गंभीर खतरा भी बताया है। और इस निर्णय में बहुत सी बड़ी बातें हैं, लेकिन इस निर्णय के साथ ही कई भ्रम और कई धारणाएं भी व्याप्त है, जो इस चर्चा के माध्यम से हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो अरावली पहाड़ियां हैं उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है और जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसकी क्या प्रतिबद्धताएं हैं भारत के पर्यावरण और खासतौर पर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण को लेकर, और किस तरह से इसे और स्पष्ट तरीके से हमें इस पूरे विषय को समझने की जरूरत है। पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ कार्यक्रम में। रोशन गौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बड़े सरल शब्दों में आपसे सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को समझना चाहेंगे कि ये निर्णय वास्तव में कहता क्या है अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में और इसको किस तौर पर लिया जाना चाहिए। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है 20 नवंबर को, ये इसको लेकर कुछ भ्रम है और खासकर हमारे सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए हुए इसको इस तरह से फैला दिया कि बहुत गड़बड़ हो गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अरावली का संरक्षण होना चाहिए और उसी लाइन पर ही सरकार ने उस पर स्टेप उठाया। लेकिन अभी मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल निर्णय नहीं है, ये अंतिम निर्णय नहीं है, अभी इस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल। दरअसल इस मामले को थोड़ा हमें समझना होगा, पृष्ठभूमि में जाना इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 1995 में एमसी मेहता का एक केस था, जो पर्यावरणविद वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बहुत सारे जो दिल्ली के पर्यावरण को लेकर हो या देश के पर्यावरण को लेकर है, वो एमसी मेहता के केस पर ही है। उसके बाद इस पर गोडा वर्मन ने केस डाला जो 96 में, तो ये सुनवाई गोडा वर्मन केस पर चल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो खनन हो रहा है अरावली क्षेत्र में और उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी सजेस्ट करे कि कैसा इसका संरक्षण कैसे हो। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसको सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बोलते हैं। उस कमेटी ने 2024 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस रिपोर्ट पर अब जाकर जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई थी, वो रिपोर्ट जब बाहर आई तब उस पर विवाद खड़ा हुआ कि क्यों इसको, जो अरावली की सीमा है, अरावली की जो परिभाषा दी गई है, उसे 100 मीटर रखा गया है। इस पर विवाद हुआ कि 100 मीटर क्यों कहा गया है, जबकि उसमें 100 मीटर का जो स्पेशल उसमें डेफिनेशन है कि जहां कंटूर लाइन है वहां से 100 मीटर हो। कंटूर लाइन का मतलब होता है कि जहां से पर्वत शुरू हुआ हो, जो उसकी श्रृंखलाएं होती हैं, जो उसका ढलान होता है, जहां से पर्वत की शुरुआत होती है, चाहे वो जमीन के अंदर 20 मीटर नीचे हो, चाहे 50 मीटर नीचे हो, वहां से वो लाइन शुरू होती है। तो 100 मीटर का मतलब जो हमें ऊपर 100 मीटर दिख रहा है उतना ही नहीं हो सकता है, हमें 20 मीटर नीचे दिख रहा हो और 80 मीटर ऊपर दिख रहा हो सकता है 50 मीटर नीचे दिख रहा हो और 50 मीटर ऊपर दिख रहा हो। तो इस तरह से उसकी डेफिनेशन तय की गई है। उस डेफिनेशन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ, जो लोगों ने बिना समझे और उसकी बहुत सारी आलोचना करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, आपने बड़े सरल शब्दों में समझाया। और जो कुल मिलाकर एक और आशंका लोगों के बीच में है वो है कि अवैध खनन इससे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि जो अवैध खनन है वो पहाड़ियों की एक समस्या जरूर रही है, एक चुनौती रही है, और इसी को दूर करने के लिए क्या ये फैसला जो एक मानक तय करेगा कि अवैध खनन को नियंत्रित किया जाए, ये कितना समझना जरूरी है कि जिस तरह से अब इस निर्णय के बाद या जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने भी प्रतिबद्धता जताई है, अपना स्पष्टीकरण दिया है कि निगरानी और नियंत्रण की प्रक्रिया को और ज्यादा मानक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और इसके मामले में जो परिभाषा है अरावली हिल्स की वो भी डिफाइन होगी। तो उसको कैसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जो अवैध उत्खनन का जो मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। बिल्कुल। और इस इशू में जो लोकल पुलिस है, जो लोकल हमारी सरकारें होती हैं, उनको देखना होता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, हमारे फॉरेस्ट एक्ट है, उसके हिसाब से जो
एक्ट है वो तो बना हुआ है, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्थानीय स्तर पर वो होता है। फिर वो जब अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की हो जाती है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया वो यही गया है कि अवैध उत्खनन को कैसे रोका जाए। तो उसके लिए जब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो उन्होंने सुझाव दिए कि कैसे कैसे होना चाहिए। तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि नए खनन के पट्टे जारी नहीं होंगे, बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, यानी आगे भविष्य में कोई खनन नहीं होगा। और जो खनन है अभी उनके लिए जो हमारी सरकार की एजेंसी है, चाहे वो फॉरेस्ट सर्वे हो, चाहे हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ये सब इसकी स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद जिन लोगों को परमिशन मिली हुई है वो उत्खनन करेंगे। और जो अवैध है वो तो समझे कि पहले दिन से ही उस पर रोक लगेगी। तो अवैध उत्खनन को ही रोकना है और नए पट्टे जारी नहीं होंगे। जो पुराने पट्टे हैं जिनकी उत्खनन हो रहा है जिनका, उसकी भी साइंटिफिक स्टडी होगी कि वो कहां तक उसको जारी रखना है, कहां नहीं रखना है। और अगर वहां सीमा खत्म हो गई है, अगर मान लीजिए कि वो अब वहां खनन के लायक जगह नहीं बची है या वहां पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं। अब इसमें एक और फैक्ट है जिसको ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली से लेकर और गुजरात तक ये जो 4 राज्यों में करीबन 37 जिले हैं, इनमें अरावली 1,43,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। इसमें 277 वर्ग किलोमीटर में ही उत्खनन होता है, यानी 0.9% में ही उत्खनन होता है। अब इसमें जो समस्या आ रही है कि अवैध उत्खनन को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए ही ये सारी कवायद चल रही है। बिल्कुल, ये कहना कि अब इससे उत्खनन को बढ़ावा मिलेगा या इससे अरावली पहाड़ी खत्म हो जाएगी, जैसे बहुत सारे लोग अपना आंकड़ा दे रहे हैं कि 12,000 टोटल पहाड़ियां हैं और उसमें से 11,000 पहाड़ियां ऐसी जो 100 मीटर से नीचे हैं और उन सब में उत्खनन शुरू हो जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि 100 मीटर से जो नीचे कंटूर लाइन वाला 100 मीटर होगा, एक ढलाई होगी। नंबर 2, नया पट्टा नहीं मिलेगा। नंबर 3, एनसीआर रीजन में कोई उत्खनन नहीं होगा, कोई माइनिंग नहीं होगी। अब जो एक और इश्यू इसमें रहता है कि जो बिल्डर हैं वो अरावली को खोदकर और वहां मकान बना रहे हैं, जो चुपचाप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके या अरावली को खोदकर मकान बेच के चले जाते हैं। बाद में आपने देखा होगा कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन किया और बहुत सारे मकानों को बुलडोजर चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डरों के हौसले वहां बुलंद हैं और उनको जो स्थानीय पुलिस है उनकी जिम्मेदारी है उनको रोकना। तो यहाँ एक जरूर समस्या है जो अब सरकार को ध्यान देना होगा। जैसा कि आपने 100 मीटर वाली परिभाषा को स्पष्ट किया कि इसमें ढलाने और जो सहायक भू प्राकृतिक जो पूरा तंत्र है वो भी इसमें शामिल है। और एक और चीज स्पष्ट होकर अब मंत्रालय की ओर से आ रही है कि जो पर्वतमालाएं हैं उसकी परिभाषा इस तरह से है कि जो 500 मीटर की जो दूरी के भीतर का जो एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, पहाड़ियां हैं, उसके साथ में जो पहाड़ियों के बीच की जो घाटियां हैं और छोटे टीले हैं वो भी इसमें संरक्षित रहेंगे। तो उसको लेकर भी शायद अब भ्रम की स्थिति नहीं है कि उनका भी इस पूरे मसले के बाद उनके खनन के ऊपर कोई खतरा है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अगर आप उसको पढ़ें, उसका एक तो पैरा 7 है और दूसरा पैरा नंबर 13 है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 2 पहाड़ियां अगर 100 मीटर की हैं तो उन दोनों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो जो 500 मीटर का धरातल है वो भी अरावली में माना जाएगा, यानी वहां भी उत्खनन नहीं हो सकता है जी। लेकिन अगर क्रिटिकल इशू है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, अगर मान लीजिए सरकार को कोई देश की रक्षा के लिए या स्ट्रेटेजिकली कुछ अगर ऐसा प्रोजेक्ट लगाना हो तो तब सरकार उसको ले सकती है। इन केस अगर वो देश हित में जरूरी हो, क्रिटिकल हो, तो तब लेगी। अदरवाइज नया न कोई पट्टा मिलेगा, न वहां कोई खुदाई होगी। अब मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे बनना होगा तो नेशनल हाईवे जहां जरूरी होगा वहां तो बनाना ही होगा, वहां सरकार को परमिशन लेनी होगी, उसके साथ एक्ट में उसका प्रोविजन है। लेकिन हमें एक भी चीज और देखना होगा कि अरावली का जो क्षेत्र है उसमें 4 टाइगर रिजर्व हैं और 20 में उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसमें 20 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड लैंड है, यानी जहां रिजर्व फॉरेस्ट आ जाता है वहां तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। आप वहां एक सड़क तक नहीं बना सकते हैं, आप मकान बनाना है या माइनिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजें हैं जो उसके प्रोटेक्शन में काम आएंगी। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और जो सरकार उसमें इन्वॉल्व है वो सिर्फ इतना है कि जो माइनिंग है, जो सिर्फ लिमिटेड टू माइनिंग, अगर माइनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये आदेश और कहीं लागू नहीं होता है, बाकी जो एज इट इज है जो रहेगा। माइनिंग की यहाँ बात हो रही है कि जो कंटूर लाइन से 100 मीटर के पहाड़ियां हैं उनको तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते, जो नए पट्टे आपको मिलेंगे नहीं, और पुराने पट्टों की जो साइंटिफिक स्टडी होगी वो उसके बाद उनका रिसर्च किया जाएगा कि ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो निर्णय आया है वो अरावली को बचाने के लिए आया है, न कि अरावली को खराब करने के लिए आया है या उसका उत्खनन करने के लिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि इससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र का जो डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी देशों को
मरुस्थलीकरण न हो उसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो हमारे पास तो प्राकृतिक अरावली है, हमें तो अरावली को प्रोटेक्ट करना ही करना है, नहीं तो जो जैसलमेर का रेगिस्तान है, जो थार का रेगिस्तान है, वो फिर उत्तर की तरफ आएगा। तो इसलिए अरावली को प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना तो पूरे सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। एक सवाल मैं यहाँ रखना चाह रहा था कि जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसकी जो उच्च स्तरीय समिति है, उसकी सिफारिशें या उसके जो पूरी तैयारी है, मानक तय करने में उसकी भूमिका है, उसको भी समझना कितना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जो समिति है जिसमें कई बुद्धिजीवी लोग, अधिकारी और हर क्षेत्र से लोग शामिल हैं, जो इस पूरे मसले पर अपने एक पूरे व्यवहारिक सोच के साथ इस पूरे विषय को देख रहे हैं, तो उसके रोल को समझना कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब ये मामला आया था कि अरावली का जो उत्खनन है उसको अवैध को भी और चाहे वैध है उसको भी कैसे नियंत्रित किया जाए, और इसके लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी। उस कमेटी में सभी जितने सरकार के साइंटिफिक हैं, चाहे वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए संस्थान थे, उन सब के लोगों को इसमें जोड़ा गया, जियोलॉजी के ही लोगों को भी जोड़ा गया। उन सब ने अपने अपनी स्टडी की, एक बहुत गहन इस पर अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझाव में ही उन्होंने एक तो 100 मीटर की जो परिभाषा तय की कि कैंटूर लाइन से 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो अरावली है उसका इंटायर अरावली का मैपिंग होनी चाहिए कि अरावली एक्चुअल है कहाँ, किधर है, कितनी उसकी ऊंचाई है, कहाँ माइनिंग हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, कहाँ वाटर बॉडी है, कहाँ जंगल है, कहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन सब की एक मैपिंग होगी। मैपिंग के बाद जहां उत्खनन अभी हो रहा है, नया नहीं होगा, जो हो रहा है उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे, उस पे लेके उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कैंपा के तहत, कैंपा जो सरकार का फंड होता है, कैंपा फंड, उसके पैसे से यहाँ जो है कैसे आप जंगल लगाओगे, कैसे आप यहाँ ग्रीनरी करोगे। उसमें कल मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे वहां जो है वनारोपण हुआ है और ग्रीनरी बढ़ी है अरावली की। और उसमें ये भी कहा गया कि माइक्रो लेवल EIA स्टडी इसकी करनी है, और जो माइनिंग से इफेक्ट हो गया है, जो माइनिंग के कारण जगह जगह मरुस्थल बढ़ रहा है, जहां अभी हम बात करें ना कि जो अवैध माइनिंग हो रही है, उसके कारण जो वहां रेगिस्तान जैसी स्थितियां पैदा हो रही है, उसको कैसे हम रोका जाए, तो उसके लिए एक माइक्रो लेवल की स्टडी उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं जिससे अरावली में ग्रीनरी बढ़ेगी, उसका संरक्षण होगा। बिल्कुल। और ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि नई माइनिंग नहीं होगी। बिल्कुल। तो अंत में हम आपसे यही समझना चाहेंगे, ये निश्चित तौर पर एक बिल्कुल वाजिब बात है कि हमारी जो ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र से सुरक्षित रहता है। तो इसको लेकर जो एक पूरा मिथक या भ्रम का माहौल है, ऐसे में जो केंद्रीय मंत्रालय है, सरकार है, या जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसको सही तरीके से कितना समझना जरूरी है, और जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो कैसे, इसकी बजाय कि ये एक खतरा नहीं है पहाड़ियों के लिए, बल्कि ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि पहाड़ियां सुरक्षित रहें, उसको समझना कितना ज्यादा जरूरी है आम लोगों के लिए। देखिए, आम लोगों को जो ये सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पहले सब्जेक्ट की स्टडी कर ले, पहले उसे रिसर्च कर ले, और सब अवेलेबल है। आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पड़ी हुई है, और पुराने निर्णयों को भी समझना जरूरी है। पुराने निर्णय भी पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की ही वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। तो आप पहले उसकी स्टडी करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि 100 मीटर की परिभाषा में क्या कहा गया है, हमें ये देखना चाहिए कि कितना लंबा चौड़ा ये अरावली का क्षेत्र है, और उसमें कितनी, केवल 0.9% पर जो उत्खनन हो रहा है उसको भी संरक्षित करने की बात है, और उसको भी कानून के दायरे में ला दिया, कानून के दायरे में। अच्छा, इसमें स्पष्ट कहा गया है ऑर्डर में कि जब हम उसका उत्खनन करेंगे तो उससे पहले उसकी एक साइंटिफिक स्टडी होगी। जब साइंटिफिक स्टडी होकर वो स्टडी अगर रिकमेंड करेगी कि ये जो यहाँ उत्खनन कर रहा है इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए, तो वो बंद होगा। या अगर वो कहेगा कि ये ठीक है, अभी इस पे काम चल सकता है, या ये उसके साथ क्या क्या उसका कंपनसेट क्या कर सकते हैं, अगर इस पर वो रिकमेंडेशन करता है तो उसकी उत्खनन वो जारी रख सकता है। नए को उत्खनन की परमिशन नहीं है, नए पट्टे जारी नहीं होंगे, ये स्पष्ट है। बहुत धन्यवाद रोशन गौड़ जी, आपने विस्तार से सरल शब्दों में इस पूरे विषय को हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, और निश्चित रूप से जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हमारी धरोहर है उनको लेकर एक जो भ्रम और एक मिथ की स्थिति है उसको तोड़ने में ये चर्चा जरूर सार्थक साबित होगी, और इस पूरे विषय को हम गंभीरता के साथ और व्यापक दृष्टिकोण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।